हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम डिस्कस किया था। अगर वो लेक्चर आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, अच्छे से रिफ़र किया है, तो इस लेक्चर में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, सो गॉस थ्योरम हमारे पास था कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे E क्या होगा? E is the electric field produced by all the charges and Q net is the net electric field inside a closed surface. Okay? तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो सबसे अच्छा एप्लीकेशन ये होता है कि वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। बराबर है, तो हमारे पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसके थ्रू हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। सो चलिए चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी ऑब्टेन किया हुआ है। सो ये जो फॉर्मूला होगा हम फिर से डिराइव करेंगे, पर इसके लिए हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम। सो चलिए चलते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लेंथ वायर। सो दिस इज द वायर ऑफ लेंथ इनफाइनाइट। सो ये हो जाएगा हमारे लिए इनफाइनाइट लेंथ वायर। ओके, मान लेते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड हुआ है। सो दैट इज अ चार्ज विच इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। लेट अस कंसीडर दैट इट हैज a uniform linear charge density that is equal to lambda. Okay, तो चलिए फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी नो दैट गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्लोज सरफेस। तो हम क्लोज सरफेस चूज करेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमें पता है कि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। सो कंसिडर सम पॉइंट, से पॉइंट P, Q and R. So these are 3 points. Say point P, this one is Q, this one is R. These 3 points are at equidistance from the wire. Say small r. Okay, तो ये small r क्या हो जाएगा? तीनों का डिस्टेंस हो जाएगा। Okay, अभी देखते हैं कि ये हो जाएगा वायर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, तो इस तरफ जाएगा। बराबर है, तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा सिलेंडर। सो कंसिडर ए सिलेंडर of radius small r. So that is the cylinder of radius small r. तो ये हो जाएगा हमारे लिए सिलेंडर, that is the Gaussian surface. So that is the Gaussian surface. अभी इस सरफेस के अंदर देखेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहले आएगा ये वाला पार्ट। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कि ये जो पार्ट होगा उसके बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट पार्ट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास जो होगा वो हो जाएगा हमारे लिए φ1। सेकेंड वाला ये होगा, सो दिस वन इज नंबर 2। एंड ये जो कर्व सरफेस होगा तो ये हो जाएगा नंबर 3। ओके, तो हम तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो वो हमारे लिए हो जाएगा टोटल फ्लक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? नीचे की तरफ आएगा। सो यहाँ पे जो है वो एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, वी कैन से दैट वेक्टर एस। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल इन दोनों के बीच का हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, सो फ्लक्स φ1 अगर फाइंड करेंगे, सो फ्लक्स φ1 कितना हो जाएगा? सो φ1 हो जाएगा E डॉट S दैट इज इक्वल टू 0। रीजन हियर S एंड E आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम वे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। सो दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो फ्लक्स φ2 कितना हो जाएगा? सो दैट इज ऑल्सो E डॉट S दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, सो ये दो सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर पार्ट के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ लेट्स सी दिस वन इज द कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ होगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर दिस कर्व्ड सरफेस। ओके, सो अगर कर्व सरफेस के अंदर देखेंगे तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि E डॉट S, E डॉट S कितना आएगा? दैट इज E इंटू S हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो फ्लक्स कितना आना चाहिए? सो φ3 इज इक्वल टू दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन
ई डॉट एस, सो ई डॉट एस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो वी कैन से दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू एस cos 0 that is equal to 1. Now see here this one is a uniform wire, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्लोज यहाँ पे जो हमें मिलेगा ई क्लोज इंटीग्रेशन एस. सो क्लोज इंटीग्रेशन एस क्या होगा, तो वो देगा इस सिलेंडर का एरिया. तो इसका वैल्यू आएगा that is equal to E into 2 pi small r into L. L is the length of the cylinder. ओके, सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E into 2 pi r into L. सो व्हाट अबाउट द टोटल फ्लक्स, सो फाई टोटल हमारे लिए हो जाएगा that is phi 1 plus phi 2 plus phi 3. So this one is phi 1 plus phi 2 plus phi 3 that is equal to E into 2 pi r into L. That is equation number 1. So that is the total flux. अभी हम गॉस थ्योरम को यूज करेंगे. तो phi इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. तो इसका वैल्यू हमारे पास मिलेगा दैट इज Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. मान लेते हैं कि इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा. सो वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 that is E into 2 pi r into L that is equal to Q divided by epsilon 0. Now what about Q? तो Q को अगर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास लैम्बडा है. What is lambda? Lambda is linear charge density. So we can say that lambda is equal to charge divided by length. तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q, लेंथ हो जाएगा L. So हमें जो है Q मिलेगा that is lambda into L. तो अगर Q की जगह lambda into L रखते हैं तो यहाँ पे आएगा lambda into L divided by epsilon 0. So this L get cancel, मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E is equal to 1 upon 1 divided by 2 pi epsilon 0 that is Q divided by L. Okay, and अगर हम 1 2 and 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा that is 2. दिस वन इज लेम्बडा डिवाइडेड बाय L. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 के लेम्बडा डिवाइडेड बाय R. कैसे होगा, तो हमारा आंसर आएगा दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 pi epsilon 0 lambda divided by r. एंड अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 4 pi epsilon 0 k हो जाएगा. तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 k lambda डिवाइडेड बाय r. सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लाइन चार्ज. ये हमने ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ था. ओके, अभी ये फिर से हम देख रहे हैं. ये मेथड जो होगा वो कंपेरेटिवली ईजी रहेगा. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर द वायर. ओके, E इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 pi epsilon 0 इनटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय r. अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो लैम्बडा इज कांस्टेंट, 2 pi epsilon 0 भी कांस्टेंट हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हम बोल सकते हैं. सो फॉर अ वायर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. मीन्स व्हाट, इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R. अगर हम E वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा. सो दैट इज द E वर्सेस R. ओके, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस वन इज R. तो देखते हैं कि सेंटर पे कितना होगा. तो सेंटर पर देखेंगे तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे देखेंगे तो R इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r ऐसे थ्रू नीचे जाएगा, मतलब कि डिक्रीज होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो कैसा होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. सो दैट इज द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R फॉर ए वायर. एक और चीज़ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिलेंडर कंसिडर किया है. तो ये जो थियरी है, मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो सिलेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है. तो अगर आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोला है या फिर सिलेंडर बोला है तो दोनों के लिए ये फॉर्मूला सेम आएगा. तो दूसरा आएगा हमारे लिए इनफाइनाइट प्लेन शीट.
चलो सेकंड आएगा इनफाइनाइट प्लेन शीट। दैट इज नंबर 2। अभी देखते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के अंदर क्या होगा। सो लेट अस कंसीडर दैट दिस वन इज अ प्लेन शीट। तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारे लिए प्लेन शीट, on which some positive charge is uniformly distributed। ओके तो भी देखो प्लेन शीट होगा तो उसके पास क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ओके दैट इज इक्वल टू सिग्मा। सो हियर दिस वन इज अ शीट हैविंग पॉजिटिव चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट एंड विच हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू सिग्मा। बराबर है। चलो अभी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, वी रिक्वायर गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स, point P and point P dash. So this one is point P and this one is point P dash which are at equidistance from the sheet। तो ये हो जाएगा हमारे लिए शीट, उसके एक पॉइंट इस साइड पे और एक साइड इस साइड पे। सो दोनों इक्विडिस्टेंस पे हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं, एक हो जाएगा P एंड सेकंड हो जाएगा P डैश। नाउ सी दिस वन इज द शीट। तो शीट की वजह से क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज मीन्स उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड होगा। बराबर, तो ये शीट होगा तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस तरफ जाएगा, आउटवर्ड, मतलब कि इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। बराबर है। तो अभी हम कंसीडर करेंगे हमारे लिए सिलेंडर। सो दैट इज द गॉसियन सिलेंडर। इसमें से ऐसे पास होगा। सो दिस वन इज दी गॉसियन सरफेस। तो ये था गॉसियन सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर देखते हैं। तो फिर से हमें 3 सरफेसेस मिलेंगे। सबसे पहले ये वाला सरफेस, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा वो इस तरफ आएगा। सो दैट इज नंबर 1। ये हो जाएगा सेकंड सरफेस के जिसके ऊपर सरफेस एरिया इस तरफ जाएगा। सो ये हो जाएगा सेकंड वन। एंड थर्ड वन ये वाला कर्व्ड सरफेस होगा कि जिसके अंदर सरफेस एरिया जो होगा इस डायरेक्शन में आएगा। ओके सो दैट इज आवर नंबर 3 सरफेस। नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द शीट। सो ये हो जाएगा शीट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस तरफ होगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके इस डायरेक्शन में किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के अंदर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ओके एंड थर्ड सरफेस के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो व्हाट इज टोटल फ्लक्स, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, सो फाई टोटल इज इक्वल टू, फाई टोटल दैट इज इक्वल टू, दैट इज फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ओके और ये कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 जितना होना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट फाई 1, तो फाई 1 यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे देखेंगे E इंटू एस, दोनों कैसे है, एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज E इंटू ए इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट। सेम वे प्लस फाई 2 देखेंगे तो फाई 2 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर भी दोनों का कैसा है, सेम डायरेक्शन में है। ओके तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो फिर से आपको इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज E इंटू ए। चलो थर्ड पार्ट के अंदर देखेंगे तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब कि आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सो दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। मीन्स यहाँ पे जो है हमें आंसर मिल रहा है दैट इज 2 टाइम्स E इंटू ए दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ओके सो ये था इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। अभी ये जो प्लेन शीट है वो 2 तरीके की हो सकती है, एक हो सकता है कंडक्टिंग एंड दूसरा आएगा नॉन कंडक्टिंग। तो यहाँ पे जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसी इक्वेशन को कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा एंड नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा। सो पहले देखते हैं कि नॉन कंडक्टिंग। इफ दिस शीट इज नॉन कंडक्टिंग एंड सपोज कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि इफ दिस शीट इज नॉन कंडक्टिंग एंड इफ यू आर गिविंग अ चार्ज, तो चार्ज कहाँ पे जाएगा, जिस साइड पे हम चार्ज देंगे उसी साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हो जाएगा नॉन और ये हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग शीट।
ओके, दिस इज दी नॉन कंडक्टिंग शीट। ये ऐसा कुछ देख लेते हैं। अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो जिस साइड पे चार्ज देंगे उसी साइड पे चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि इस साइड पे चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस साइड पे चार्ज नहीं जाएगा। ओके, सो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट। तो ये आपको याद रखना है, इसको लिख लेना ध्यान से कि व्हेन एवर चार्ज इज गिवन टू द नॉन कंडक्टिंग शीट इट स्प्रेड्स ओनली वन साइड। ठीक है, वो किस तरफ जाएगा, एक ही साइड के ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Q जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास है सिग्मा। यहाँ पे हम सिग्मा लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे हम सिग्मा लिखेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा जो है वो डेट इज इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, सो Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिग्मा इंटू ए होना चाहिए। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे इसी फॉर्मूला को। तो ये जो इक्वेशन है हम नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स E इंटू ए डेट इज इक्वल टू Q। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। हमें एक ही एरिया लेना है। रीजन यहाँ पे एक ही एरिया के अंदर, मतलब कि एक ही सरफेस पे, एक ही पार्ट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस इज दी नॉन कंडक्टिंग शीट। तो ये जो हो जाएगा एक ही एरिया आएगा। सो Q का वैल्यू आएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द नॉन कंडक्टिंग शीट। डन। चलो अभी देखते हैं कि कंडक्टिंग। तो सपोज कंडक्टिंग मटेरियल है तो क्या होगा, सो इफ दिस शीट इज कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, सो इफ यू आर गिविंग अ चार्ज टू द कंडक्टिंग शीट देन दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल बॉडी। मतलब कि दोनों साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, ये आप लिख लेना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि मान लेते हैं कि ये हो जाएगा कंडक्टिंग शीट। सो इफ दिस इज द कंडक्टिंग शीट, तो यहाँ पे क्या हुआ था, चार्ज आपने दिया तो एक ही साइड पे गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब भी चार्ज दोगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों साइड पे इक्वली डिवाइड होगा। ओके, सो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ दी साइड। मतलब कि अगर यहाँ पे आपको एरिया लेना है तो एरिया कितना आ जाएगा, दोनों साइड का लेना पड़ेगा। मीन्स इफ यू वांट टू राइट दिस इक्वेशन फॉर अ कंडक्टिंग शीट, तो ये हो जाएगा 2EA दैट इज इक्वल टू Q। Q क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू ए। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू, नाउ इट इज 2 टाइम्स ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ये जो है यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे जो है वो 2A आएगा। ध्यान रखना है कि एक इसमें लेना है एंड 2A किसमें लेना है। एक इसके अंदर आएगा फॉर अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब कि फॉर अ नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए आएगा। एंड इफ इट इज अ कंडक्टिंग शीट तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 कैंसिल, A कैंसिल, मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द conducting sheet. So that is the electric field for non-conducting as well as conducting sheet. ध्यान रखना है, दोनों की प्रॉपर्टी आप लिख लेना अच्छी तरीके से। और इसको जो है ये कंडक्टिंग वाला जो पार्ट है वो हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के अंदर इन डिटेल। बराबर है। अभी दोनों फॉर्मूला को देखें तो हमें एक चीज पता चलती है कि E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। यहाँ कंडक्टिंग शीट के लिए क्या आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। मीन्स दोनों कंडीशन, दोनों इक्वेशन देखें तो इनके ऊपर से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि आप यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो या फिर कहीं और पे हो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस r, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस r। तो जैसे हमने आगे वाला पार्ट देखा था तो उसके अंदर E कैसा था, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r था। तो यहाँ पे जो होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स इफ वी वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ E वर्सेस r, ओके, सो इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ E वर्सेस r, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, सॉरी हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। चलो नेक्स्ट आएगा जस्ट आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर। चलो थर्ड वन, नंबर 3,
so that is just outside on the surface at any point on conductor. ओके, सो जस्ट आउटसाइड एट एनी पॉइंट ऑन दी कंडक्टर, जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, जस्ट नियर टू दी सरफेस। तो एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे, उसके सरफेस के जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा सपोज हमारे लिए कंडक्टर, सो दिस वन इज द कंडक्टर। मान लेते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड किया गया है। तो ध्यान रखना एक चीज़, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इफ़ इट इज़ अ कंडक्टर, तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि वॉट एवर सी एक कंडक्टर दिया है, कंडक्टर के ऊपर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सो व्हेन एवर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कंडक्टर, देन जो चार्ज होगा वो कहाँ पे जाएगा, उसकी सरफेस के ऊपर जाएगा, वो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। अगर ये नॉन कंडक्टर है तो ये चार्ज कहाँ पे जाएगा, बॉडी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये चीज़ आपको अलग से ध्यान रखनी है कि व्हेन एवर यू हैव अ कंडक्टर एंड इफ charge is distributed on it, then this charge distributed on the surface of the conductor. If it is a non-conductor body, then this charge is distributed within the body. Okay, so यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारे लिए conducting body. Here you are giving the charge, तो चार्ज कहाँ पे जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर जाएगा। अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करना है, जस्ट उसके सरफेस के ऊपर फाइंड करना है। तो कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे कि सपोज यहाँ पे फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सिलेंडर कंसिडर करते हैं, सो दैट इज द गॉसियन सिलेंडर। ओके, दैट इज द गॉसियन सिलेंडर। अभी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस बाय द कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे तो फिर से हमें तीन पार्ट मिलेंगे, एक वाला ये पार्ट, दूसरा ये वाला सरफेस एंड तीसरा जो है वो ये वाला सरफेस आएगा। ओके, अगर फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे तो उसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो उसके लिए फ्लक्स हो जाएगा φ1 का वैल्यू कितना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पार्ट कहाँ पर है। सो दिस पार्ट इज इनसाइड ए कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है। अभी हमें पता है कि चार्ज तो कहाँ पर होगा, बाहर होगा, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, मतलब कि इसके अंदर Q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि Q नेट कितना होता है, 0, कहाँ पे, अंदर वाले पार्ट में। तो इसके लिए Q नेट 0 हो जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा 0। रीजन फाइव क्या आएगा, Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। सो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, मीन्स टोटल चार्ज हो जाएगा 0, मीन्स फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। नाउ सेकेंड सरफेस के लिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर क्या होगा, दैट इज φ2 देख लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है वो किस तरफ आएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस आएगा, दैट इज S इस तरफ आएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड S दोनों कैसे होंगे, दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में आएंगे, मतलब कि E इंटू एस कितना हो जाएगा, सॉरी दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, मतलब कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू E इंटू एस हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट Q नेट, तो E इंटू एस दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 देख लेंगे। तो Q क्या होगा, टोटल चार्ज होगा। नाउ चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इंटू ए सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू E इंटू एस। ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ओके, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड φ2 की वजह से। डन। अभी तीसरे पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट किसका, ये वाला है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नहीं मिलेगा। रीजन यहाँ पे एरिया वेक्टर है तो इस तरफ आएगा, सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ एस। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मीन्स आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा इतना E इंटू एस, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। सो दैट इज नंबर 3। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ एप्लीकेशन विच इज इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर or we can say that conducting spherical shell।
ध्यान रखना कंडक्टिंग स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। कंडक्टिंग स्फीयर कैसा होगा, 3 डायमेंशन में होगा, स्फेरिकल शेल जो है वो 2 डायमेंशन होगा, पर दोनों की प्रॉपर्टी सेम आएगी क्योंकि ये कैसा है, कंडक्टर है, ये स्फीयर कैसा है, कंडक्टर है, इसकी वजह से। सो फॉर कंडक्टिंग स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल आपको जो भी इक्वेशंस मिलेंगे दोनों कॉमन रहेंगे, दोनों एक जैसे ही रहेंगे। मतलब कि आपको सपोज कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना कि स्फीयर आए, कंडक्टिंग स्फीयर आए या फिर शेल आए, तो हम दोनों के लिए सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो कंडक्टिंग शेल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि दिस वन इज द शेल और कंडक्टिंग स्फीयर, तो दिस वन इज द कंडक्टिंग स्फीयर। अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो हमें पता है कि अगर इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, उसकी सरफेस के ऊपर जाएगा। सो कंसिडर दैट ए यूनिफॉर्म चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। तो इसका क्या होगा, सिग्मा होगा। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज नथिंग बट दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू Q divided by A. So that is the surface charge density of a given spherical shell. तो हम यहाँ पे जो है वो 3 पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। सबसे पहले आएगा इनसाइड द शेल, सेकंड आएगा आउटसाइड द शेल, एंड तीसरा आएगा उसके सरफेस के ऊपर। तो फर्स्ट आएगा, सो फिर से देखते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, that is Q divided by A for area. Now here total charge is Q, area कितना हो जाएगा, that is equal to 4 pi capital R square. ओके, तो यहाँ से अगर आपको देखना है कि चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। सो दैट इज अ चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन दी कंडक्टिंग स्फीयर, अदरवाइज स्फेरिकल शेल। सो लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल शेल। जो सबसे पहला पॉइंट आएगा इनसाइड द शेल। चलो inside the shell, here let us consider that capital R is the radius of the shell. तो यहाँ पे जो पॉइंट कंसिडर करेंगे वो कैसा होगा, अंदर होगा, that means R is less than R. So consider a point which is inside the shell. So ये हो जाएगा point P. So this one is the point P which is inside the shell. ओके, तो भाई गॉसियन सरफेस के बारे में बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस हमें कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। सो दैट इज द गॉसियन सरफेस, okay, of radius small r. Now look at this Gaussian surface. Inside the Gaussian surface there is no charge. Okay, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि Q net कितना हो जाएगा, 0. So inside the shell Q net is equal to 0 means हमारे लिए फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, means इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग शेल, अदरवाइज कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नाउ सेकेंड पॉइंट आएगा नंबर दूसरा, दैट इज आउटसाइड। आउटसाइड ऑफ द शेल, तो आउटसाइड में देखेंगे तो हमारे लिए R जो होगा या फिर R डैश जो हम लेंगे वो कैसा होगा, रेडियस से ज्यादा होगा। सो कंसिडर दिस वन इज अ पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P कंसिडर करेंगे। सो दैट इज P डैश, ओके, विच इज आउटसाइड द सरफेस। उसका डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, R डैश हो जाएगा। तो अगर गॉसियन सरफेस देखेंगे तो गॉसियन सरफेस हमें क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। सो दिस वन इज द गॉसियन सरफेस फॉर आउटसाइड वन। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, R डैश होगा, बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमें अभी नेट चार्ज जो है वो 0 नहीं मिलेगा, कुछ चार्ज मिलेगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए, तो Q जितना ही चार्ज होना चाहिए। सो लेट्स अप्लाई गॉस थ्योरम ओवर हियर। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। नाउ सी हियर E एंड ds भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी किस तरफ होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा। मींस एंगल बिटवीन E एंड ds कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, सो E क्लोज इंटीग्रेशन E ds दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन होल 0 हो जाएगा। अभी देखते हैं कि E क्या होगा, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे डिस्टेंस R जो है वो सेम हो जाएगा, मतलब कि हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। सो वी कैन से दैट E क्लोज इंटीग्रेशन ds दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ओके, नाउ व्हाट अबाउट क्लोज इंटीग्रेशन ds, तो वो क्या देगा, वो उसका एरिया देगा।
तो यहाँ पे जो है आंसर आएगा E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ds दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। फिर से व्हाट अबाउट 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इज नथिंग बट दैट इज द एरिया ऑफ आवर गॉसियन सरफेस। सो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके थ्रू अगर हम इक्वेशन देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज आउटसाइड ऑफ द शेल। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, वो पॉइंट लाइक चार्ज के लिए। सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट लाइक चार्ज। ओके, अभी देखेंगे कि Q जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा के थ्रू। मीन्स इफ यू वांट टू गेट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो यहाँ Q है उसकी वैल्यू हम कितनी लेंगे, तो Q का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर हम ये फॉर्मूला लेते हैं तो ये कितना वैल्यू आएगा, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q की जगह लिखेंगे हम सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। सो यहाँ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटसाइड में कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ओके, सो सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इंटू r स्क्वायर दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर अदरवाइज स्फेरिकल शेल। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। इसी के बेस पे सपोज हम सरफेस के ऊपर लेते हैं, तो सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा, तो सरफेस के ऊपर हमें r डैश मिलेगा, या फिर यहाँ पे हम r जो है वो r स्क्वायर कर लेंगे। तो ऑन द सरफेस थर्ड पार्ट आएगा, नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग शेल, तो वो कितना हो जाएगा ऑन द सरफेस, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग शेल अदरवाइज कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर अदरवाइज स्फेरिकल शेल। ध्यान रखना है इनसाइड द शेल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। सेकंड आएगा आउटर साइड में क्या हो जाएगा, सिग्मा आउटर साइड में 1/r स्क्वायर, मींस आउटर में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा, एंड ऑन द सरफेस भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगा। तो ये जो वैल्यू होगा वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो इस कंडीशन के बेस पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r का, तो हमें ऐसा कुछ मिलना चाहिए। तो मैं रब कर देता हूँ, अब इसको पहले नोट कर लेना। तो यही चीज हम फिर से ड्रॉ करते हैं। सो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारे लिए स्फेरिकल शेल, दिस वन इज अ सेंटर। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा। नाउ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0 रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना रहता है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाय आउटर दैट इज r स्क्वायर हो जाएगा। अगर उसको सिग्मा के फॉर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। और इसके बाद में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ओके, तो ये जो वैल्यू है आपको याद रखनी है। अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, 0 है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा 0। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर टू इट्स सरफेस, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा। ओके, देन कहाँ तक जाएगा वो, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 रहेगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन 0 अप टू सरफेस। नाउ सरफेस के ऊपर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो व्हेन r इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इट डिक्रीजेज एज 1/r स्क्वायर। तो वो ऐसे जाएगा, लेकिन डिक्रीज होगा 1/r स्क्वायर।
it decreases as 1 by r square. So electric field decreases as 1 by r square. तो ये इनसाइड वाला हो जाएगा, ये सरफेस के ऊपर हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो आउटर साइड पे हो जाएगा. So that is the fourth application of Gauss theorem. Now let's discuss number fifth one. Now next application आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो ये कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था, अभी देखेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो हम जो है यहाँ पूरा निकाल देंगे. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नंबर 5. Now we know that for a non-conducting material charge कहाँ पे जो जाएगा, within the body जाएगा. So consider non-conducting sphere. तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा हमारे लिए non-conducting sphere. So this one is a non-conducting sphere of radius r, radius capital R. Okay. Now if we give a charge to this non-conducting sphere, तो charge कहाँ पे जाएगा, चार्ज इक्वली स्प्रेड विद इन दी बॉडी. तो बॉडी के अंदर जाएगा. अगर कंडक्टिंग होगा तो कहाँ पे जाएगा, सरफेस के ऊपर जाएगा. सो नॉन कंडक्टिंग है मतलब कि कहाँ पे जाएगा, विद इन दी बॉडी जाएगा. तो सबसे पहले देखते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना होगा. तो सपोज चार्ज हो जाएगा उसके लिए Q. सो Q इज द चार्ज विच इज प्रेजेंट फॉर अ बॉडी. तो ये 3 डायमेंशन बॉडी हो गया. तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड एट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो. रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल चार्ज, that is charge divided by volume. Okay, so that is equal to ये हो जाएगा Q divided by 4 by 3 pi capital R cube, that is equal to rho. अगर यहाँ से हम देखेंगे तो Q कितना आना चाहिए, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 4 by 3 pi R cube into rho. So that is a total charge which is present within the body or within the non-conducting sphere. So that is about charge density. Now let's find out electric field produced by the sphere. तो सबसे पहले आएगा inside the sphere. तो your first part is inside the non-conducting sphere. Now inside the non-conducting sphere, इसके लिए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए Gaussian surface. So let us consider one Gaussian surface. तो ये हो जाएगा स्पेस से पॉइंट P, ओके, हुज डिस्टेंस इज से r डैश. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा एक गॉसियन स्फीयर मिल जाएगा. सो दिस वन इज द गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r डैश. नाउ सो दिस वन इज द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r डैश. नाउ लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके ऊपर चार्ज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस और क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r डैश. तो चार्ज q डैश कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम दैट इज 4 by 3 pi r dash cube into rho. Okay, so that is the charge enclosed by this Gaussian surface. ओके, नाउ रो का वैल्यू कितना आएगा, तो रो का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे. तो हमारा आंसर आएगा 4 by 3 pi r dash cube into रो हो जाएगा Q divided by 4 by 3 pi capital R cube. ओके, सो 4 by 3 pi 4 by 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें अब चार्ज मिलेगा Q into R dash cube divided by R cube. So that is the charge enclosed by the closed surface. Now from this one let's apply Gauss theorem. तो Gauss theorem अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. सो Gauss theorem के थ्रू क्या आ जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds that is equal to Q dash divided by epsilon 0 इतना हो जाएगा. Now इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. Now इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट हो जाएगा. सो वी कैन से दैट क्लोज इंटीग्रेशन E into ds that is equal to q dash divided by epsilon 0. E is इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटवर्ड होगा तो हर एक पॉइंट पे कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. सो वी कैन से दैट E क्लोज इंटीग्रेशन ds that is equal to q dash divided by epsilon 0. Now इंटीग्रेशन ds क्या देगा, इंटीग्रेशन ds gives the surface area
of a surface area of a given sphere. So that is equal to E into 4 pi r dash square, that is equal to q dash divided by एप्सिलॉन 0। यहाँ से q डैश की वैल्यू रख देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सो यहाँ पे मिलेगा E दैट इज इक्वल E इंटू 4 पाई r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन इज q डैश कितना हो जाएगा q r डैश क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ हियर r डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस वन इज क्यूब इंटू r डैश डिवाइडेड बाय r क्यूब। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द non-conducting sphere inside at point. So that is the electric field produced by the non-conducting sphere inside the sphere, okay, at a distance r dash from the center. Now if we put the value of q, तो ये q का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो in terms of rho मिलेगा। q की वैल्यू ये रख देंगे तो इसका जो आंसर है वो हमें इन टर्म्स ऑफ रो मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस वन इज q का वैल्यू क्या रखेंगे, सो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, दिस वन इज r डैश डिवाइडेड बाय r क्यूब। ओके, तो यहाँ पे जो होगा 4 पाई एंड r क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, सो that is rho divided by 3 epsilon 0 into r dash. Okay, so that is the formula of electric field inside a non-conducting sphere at a distance r dash. भी देखो ध्यान रखना है कि दोनों फॉर्मूला में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, now from this formula we can say that electric field E inside the non-conducting sphere is directly proportional to r. तो जैसे जैसे क्या होगा r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा। सो एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एज वी मूव टुवर्ड्स द सरफेस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अभी आउटसाइड के लिए देखते हैं। चलो नेक्स्ट आएगा आउटसाइड। आउटसाइड के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड के लिए हम कोई पॉइंट कंसीडर कर देंगे। सो कंसीडर पॉइंट R, कंसीडर पॉइंट P whose distance is R from the center। तो यहाँ से डिस्टेंस R हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमारे लिए जो गॉसियन सरफेस है वो ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। ओके, हियर r इज ग्रेटर देन r। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो वी नो दैट क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds दैट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अभी ये जो स्फीयर है वो इसी के अंदर ही है, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, q ही रहेगा। E एंड ds दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो दोनों के बीच का एंगल भी 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट E क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds दैट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ds क्या देगा, उसका सरफेस एरिया देगा। सो दैट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस दैट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the point like charge। so अगर outside में देखेंगे so this sphere behaves like a point like charge। now if you want to get this equation in terms of rho, तो यहाँ पे q की वैल्यू ये रख देंगे तो हमें नया आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, q का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0
r cube divided by r square. So that is the electric field outside the sphere. Okay, in terms of rho. ओके, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. अगर सरफेस के ऊपर देखने जाएंगे तो सरफेस के ऊपर कितना हो जाएगा, तो सरफेस के ऊपर हमें r इज इक्वल टू कैपिटल R रख देंगे. तो ऑन द सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर. एंड यहाँ पे r इज इक्वल टू R स्क्वायर रखेंगे तो ये जो फॉर्मूला हमें मिलेगा रो डिवाइडेड बाय 3 epsilon 0 into R which is the maximum electric field. तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the non-conducting sphere inside, outside and on the surface. अभी इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो इससे पहले सारे जो इक्वेशंस है वो लिख देते हैं. तो सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना था, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड था हमारे लिए दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q into r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, दिस वन इज r डैश. और अगर एप्सिलॉन रो के फॉर्म में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0 into r डैश. सो दैट इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज q डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0 into r हो जाएगा. चलो लास्ट वन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर that is equal to rho divided by 3 epsilon 0 r square r cube divided by r square. So that is the electric field inside on the surface and outside. तो यहाँ पे जो होगा डिस्टेंस कैसा होगा r dash which is less than r होगा, यहाँ पे r dash is equal to r होगा एंड यहाँ पे r जो होगा वो कैसा होगा आउटसाइड होगा. अभी यहाँ से देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो इनसाइड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. तो सेंटर से जैसे जैसे हम कहाँ पे सरफेस के ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बढ़ता जाएगा. ऑन द सरफेस इट इज मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा. एंड उसके बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ओके, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है. सो इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेंटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो एज वी मूव टुवर्ड्स सरफेस फ्रॉम सेंटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगा. सो ये हो जाएगा आपके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेज एज 1/r स्क्वायर. सो हियर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये इनसाइड वाला पार्ट है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. एंड दिस शोज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रो R डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0. अभी आपको दोनों इक्वेशंस जो है वो ऐसे याद रखने हैं. ये वाला जो खास करके पार्ट है, ये वाला ये वाला जो इक्वेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे कैविटी प्रॉब्लम्स के अंदर. तो जैसे भी हम कॉम्पिटिटिव के अंदर कैविटी वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर ये जो फॉर्मूलाज है वो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. सो दैट इज दी एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम. नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसके क्वेश्चंस जो है वो कैसे आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे.